उदैरी और अली अल सलीम जैसे अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया गया है। इसके अलावा शेख ईसा बेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के मेंटेनेंस हैंगर और फाइटर जेट्स के फ्यूल टैंक को भी टारगेट किया गया है। ईरान ने दावा किया है कि ये सभी हमले पूरी तरीके से सफल रहे हैं और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि इन लगातार हमलों की वजह से इजराइल के अंदर हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग सायरन से सायरन के बीच जीने को मजबूर हैं और लंबे समय तक बंकरों में रहना उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन गई है। ये जवाबी कार्रवाई 28 फरवरी को शुरू हुई थी। अमेरिका इजराइल हमलों के बाद शुरू हुई थी जिसमें ईरान के शीर्ष नेता अली खामनेई समेत कई बड़े सैन्य अधिकारी इसमें मारे गए थे। इसके बाद से अब तक 83 लहरों में हमले किए जा चुके हैं। इस जंग में हिजबुल्लाह और इराक की इस्लामिक रेजिस्टेंस भी ईरान के साथ आ गई है और उन्होंने भी कई मोर्चों पर हमले तेज कर दिए हैं। इसी बीच ईरानी सेना ने हाइफा पोर्ट पर भी ड्रोन हमला करने का दावा किया है, जहां नौसेना से जुड़े अहम ठिकानों और फ्यूल स्टोरेज को निशाना बनाया गया है। वहीं ईरान के सैन्य प्रवक्ता अब्दुल फजल शेखराची ने दावा किया है कि अमेरिकी सैनिक अब अपने सैन्य बेस छोड़कर होटलों में छिपने को मजबूर हो गए हैं और इसे उन्होंने अमेरिका की कमजोरी और पीछे हटने का संकेत बताया है। कुल मिलाकर हालात ऐसे बन चुके हैं जहां ये जंग अब सिर्फ सीमित संघर्ष नहीं रही है बल्कि पूरे वेस्ट एशिया में फैल चुकी है और हर नए हमलों के साथ ये और ज़्यादा खतरनाक और कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने सिर्फ 24 घंटे के भीतर दक्षिणी लेबनान और उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में मरकावा टैंकों को बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को कम से कम 21 टैंक नष्ट कर दिए गए हैं और गुरुवार सुबह तक 20 और टैंकों पर हमला किया गया है, जिससे कुल संख्या तेजी से बढ़ गई है। 2 मार्च से अब तक करीब 73 टैंक नष्ट होने का दावा किया गया है, जबकि ताज़ा हमलों के बाद ये आंकड़ा 100 के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। लेबनानी रेजिस्टेंस के अनुसार देबल अल कतारा, तैयब और देर सिरियान जैसे कई इलाकों में गाइडेड मिसाइल और ड्रोन के जरिए टैंकों को निशाना बनाया गया है, जहां कुछ जगहों पर एक साथ कई टैंक तबाह किए गए हैं। इस ऑपरेशन को मरकावा मास्केर कहा जा रहा है, जो 2006 की जंग की याद दिला रहा है, जब कम संख्या में लड़ाकों ने भारी टैंक को नुकसान पहुंचाया था। सैन्य जानकारों का कहना है कि इस बार भी रणनीति वही है, जहां सस्ते एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल कर महंगे टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ जहां एक मिसाइल की कीमत कुछ $1000 होती है, वहीं एक मरकावा टैंक की कीमत करीब $6 मिलियन तक बताई जा रही है और इसे बनाने में करीब 2 साल लगते हैं। यानी ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि लागत और रणनीति की भी बन गई है। बताया जा रहा है कि बुधवार को ही हिजबुल्लाह ने रिकॉर्ड 87 ऑपरेशन किए, जिनमें मिसाइल और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल हुआ है। ये हमला उस लंबे तनाव के बाद आया है जब लेबनान के दक्षिणी इलाकों में लगातार हमले हो रहे हैं। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि ये जंग धीरे धीरे कई मोर्चों पर फैल रही है और हर दिन नए सैन्य रिकॉर्ड बन रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टैंक नुकसान युद्ध की दिशा बदल देगा या फिर ये संघर्ष और ज़्यादा भयंकर रूप ले लेगा, क्योंकि जिस तेज़ी से हमले बढ़ रहे हैं वह पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। इयाल ज़मीर ने इजराइल की वॉर कैबिनेट को चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल की सेना अंदर से टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है और उन्होंने 10 रेड फ्लैग्स उठाते हुए साफ संकेत दे दिए हैं कि हालात बेहद गंभीर हैं। ये बयान एक हाई लेवल मीटिंग में किया गया है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना उस वक्त अभूतपूर्व दबाव में है और अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो उसकी ऑपरेशनल क्षमता पर बड़ा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता सैनिकों की कमी और पॉलिसी से जुड़ी खामियों को लेकर बताई गई है, जहां चीफ ने साफ कहा है कि सेना को तुरंत नए सर्विस कानून, रिजर्व फोर्स सिस्टम में सुधार और कंपलसरी सैन्य सेवा की अवधि बढ़ाने की जरूरत है। लगातार चल रही जंग और कई मोर्चों पर लड़ाई की वजह से सैनिक थक चुके हैं और संसाधनों पर भी भारी दबाव है। ये चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब इजराइल एक साथ कई फ्रंट्स पर संघर्ष कर रहा है, जिससे सेना की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल सरकार इस चेतावनी को गंभीरता से लेकर
तुरंत फैसले करेगी या फिर हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि अगर सेना की स्थिति कमज़ोर होती है तो इसका सीधा असर पूरे युद्ध के परिणाम पर पड़ सकता है और मिडल ईस्ट का ये संघर्ष और भी कंट्रोल से बाहर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपनी डेडलाइन और ज़्यादा बढ़ा दी है, यानी पहले 5 दिन था, अब इसके बाद में 5 दिन और बढ़ा दिए हैं और साफ कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को दोबारा नहीं खोला तो उसके ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल का साथ देने वाले देशों के बंदरगाहों तक जाने वाले जहाज़ों पर रोक लगा दी जाएगी। यानी अब समुद्री रास्ते भी इस युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं और हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। ये वही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है और अगर ये बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं, जिससे महंगाई और आर्थिक संकट गहरा सकता है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के हमलों के बाद पूरी मिडल ईस्ट में संघर्ष फैल चुका है और हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि लेबनान में भी हालात बिगड़ गए हैं, जहां बड़े पैमाने पर लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। इस बीच कूटनीतिक हल की कोशिशें भी जारी हैं और पाकिस्तान एक अहम मध्यस्थ बनकर सामने आया है, जहां संभावित बातचीत की तैयारी की जा रही है। जॉन वैटफुल ने संकेत दे दिया है कि दोनों पक्षों के बीच अप्रत्यक्ष संपर्क पहले से चल रहे हैं और जल्द ही सीधी बातचीत हो सकती है। दूसरी तरफ ट्रंप ने 6 अप्रैल तक का अल्टीमेट दे दिया है और कहा है कि अगर इस दौरान कोई समझौता नहीं हुआ तो बड़े हमले किए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन ज़मीन पर हालात इसके बिल्कुल उलट नज़र आ रहे हैं। इस पूरे संकट का असर अब वैश्विक बाजारों पर साफ दिखाई दे रहा है, जहां कच्चे तेल, गैस और उर्वरक की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में बातचीत से ये संकट टल जाएगा या फिर ये जंग और ज़्यादा खतरनाक रूप लेकर पूरी दुनिया को एक बड़े आर्थिक और सैन्य संकट में धकेल देगी। वहीं दूसरी ओर ईरान के अंदर मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस यानी रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ ने बताया है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के हमलों की शुरुआत से अब तक 1900 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 20,000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो चुके हैं। ये आंकड़े ईरानी रेड क्रिसेंट के हवाले से सामने आए हैं, जो इस समय देश में सबसे बड़ा राहत संगठन बनकर काम कर रहा है। इस जंग का असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि आम नागरिक भी इसकी झपेट में आ रहे हैं। अस्पतालों पर दबाव बढ़ाया गया है, शहरों में तबाही के दृश्य हैं और बुनियादी ढांचे तेजी से नष्ट हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संघर्ष अब पूरे मिडल ईस्ट में फैल चुके हैं और इसके कारण लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिस तरह से हमले लगातार तेज हो रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में मौतों का आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है और मानवीय संकट और गहरा सकता है। राहत एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, लेकिन हालात इतने ख़राब हैं कि मदद पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। यूक्रेन और सऊदी अरब ने रक्षा सहयोग का एक अहम समझौता किया है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि यह डील भविष्य में बड़े रक्षा कॉन्ट्रैक्ट्स, टेक्नोलॉजी साझेदारी और निवेश का रास्ता खोलेगी। ये समझौता उस वक्त हुआ है जब जेलेंस्की अचानक खाड़ी दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। इस बैठक में दोनों देशों ने सुरक्षा और रक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया है और जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अपने अनुभव और सिस्टम सऊदी अरब के साथ साझा करने के लिए तैयार है, जबकि सऊदी अरब की क्षमताएं भी यूक्रेन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे यह सहयोग दोनों के लिए फ़ायदेमंद बन सकता है। ये पूरी डील ऐसे समय में हो रही है जब रूस के खिलाफ यूक्रेन की जंग 5वें साल में पहुंच चुकी है और दूसरी तरफ ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के कारण अमेरिका की सैन्य सप्लाई पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स अपने हथियारों का सप्लाई को
मिडल ईस्ट की ओर शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है, जिससे यूक्रेन पर दबाव बढ़ सकता है। इसी बीच यूक्रेन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 220 से ज़्यादा सैन्य जानकारों को मिडल ईस्ट भेजा है, जो वहां के देशों को ड्रोन हमलों से बचाव के तरीके सिखा रहे हैं। ये वही ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिसने रूस यूक्रेन जंग का पूरा स्वरूप बदल दिया है। यूक्रेन ने तेजी से अपने ड्रोन प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा दिया है और अब वह रोज़ाना करीब 2000 ड्रोन इंटरसेप्टर बनाने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि अब वह अपने सैन्य जानकारों को दूसरे देशों के साथ शेयर कर रहा है और इसके बदले में फंडिंग और टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है। इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात यह है कि अब जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी, ड्रोन और रक्षा साझेदारी के जरिए नए गठबंधन बन रहे हैं और यूक्रेन खुद को एक डिफेंस टेक्नोलॉजी हब के रूप में पेश कर रहा है। अब देखना होगा कि ये नई साझेदारी मिडल ईस्ट की सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन को किस तरह बदलती है, क्योंकि जिस तरीके से जंग के मोर्चे फैल रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में दुनिया में और भी बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 83वीं लहर लॉन्च करने का दावा किया है, जिसमें मिसाइल और ड्रोन के जरिए अमेरिका और इजराइल के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। IRGC के मुताबिक ये हमला अबा अब्दुल्ला अल हुसैन कोड के तहत किया गया है और इसमें लंबी दूरी और मीडियम रेंज मिसाइलों के साथ साथ मल्टी वॉरहेड सिस्टम और सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इस हमले में अशदोद के ऑयल डिपो और स्टोरेज टैंक, मौदीन इलाके का सैन्य ठिकाना, अमेरिकी मिलिट्री इंफॉर्मेशन सेंटर और अल दफरा अल